बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब तमाशा लगा हुआ है। गद्दार गद्दार की आवाज़ें हर तरफ से बुलंद हो रही है। हुकूमती तर्जुमान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अयाज सादिक ने इंडिया का काम आसान कर दिया, और दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब और मुस्लिम लीग नून के दूसरे लोग कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने इंडिया का काम आसान कर दिया। और हकीकत भी यही है कि इंडियन मीडिया की अगर बात की जाए तो अयाज सादिक से ज़्यादा वहाँ पे फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब और उनके साथी तो खैर इस तरह के तकल्लुफ़ात से मुबर्रा हैं, लेकिन अयाज सादिक साहब से हमारी ये गुजारिश होगी कि अगर मगर से काम ना लें, और गलती हुई है तो उन्हें उस पर माजरत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक शाइस्ता इंसान है और माजी में कभी उन्होंने किसी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया था। और उन्हें अपने आप को फवाद चौधरी और शिबली फराज और इस तरह के लोगों के लेवल पे नहीं लाना चाहिए। पहली गलती अयाज सादिक ने तो ये की कि एक इन कैमरा मीटिंग का तज़किरा पब्लिकली किया। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि ये गलत तासुर दिया कि जंग के खौफ से अभिनंदन को वापस किया गया। हालांकि जंग तो उस वक्त छिड़ी हुई थी और पहल भी इंडिया ने बालाकोट पर हमले की सूरत में की थी। तो जब पाकिस्तान ने तैयारे बेच कर इंडिया के अंदर उसके ज़ेरे कंट्रोल इलाके में हमला किया, तो जाहिर है कि पाकिस्तान रद्द-ए-अमल के लिए तैयार था और जंग का रिस्क ले रहा था। और पाकिस्तान को ये यकीन था कि इंडिया जवाबी कार्रवाई करेगा, तभी तो इंडिया ने जवाब में तैयारे भेजे, लेकिन इंडिया को मुँह की कहानी पड़ी। यूँ ये कहना गलत है, और अगर ये बात शाह महमूद कुरैशी ने भी की है तो गलत की है कि अभिनंदन को जंग के खौफ से रिहा किया गया। हकीकत ये है, अंदर की बात ये है कि अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की कोशिशों से और पाकिस्तान पर उनकी दबाव की वजह से अभिनंदन को वापस किया गया। पहले दिन से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के उस वक़्त के जो एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन, वो और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल राब्ते में थे। अमेरिका ने पहले ख़ुद बात की, फिर सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को कहलवा दिया, फिर यूएई से भी पाकिस्तान को कहलवा दिया। तो अभिनंदन की वापसी पाकिस्तान का एक शानदार डिप्लोमेटिक स्ट्रोक था, बल्कि छक्का था, जिससे न सिर्फ जंग टली बल्कि हिंदुस्तान एक जारहियत पसंद और शर्मिंदा मुल्क के तौर पर सामने आया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान उस वक़्त एक फ़ातेह मगर सुलझू रियासत के तौर पर सामने आया। इसलिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को या पीडीएम के रहनुमाओं को या किसी और को एतराज़ इस पर नहीं होना चाहिए कि अभिनंदन को क्यों वापस किया, बल्कि एतराज़ अगर उन्होंने करना है तो वो इस बात पे करे कि मकबूजा कश्मीर इस दौरान हाथ से निकल गया और हुकूमत तमाशा देख रही है। असल कहानी मकबूजा कश्मीर की ये है कि मोदी के दोबारा इलेक्शन से कबल अमेरिका के ज़रिए बैकडोर चैनल से राब्ते जारी थे, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भी और इंडियन हुकूमत के साथ भी, जिसकी बुनियाद पे गलती काकर या गलत अंदाज़ा लगाकर या ना तजुर्बाकारी की वजह से इमरान खान साहब ने मोदी से तवक्कुआत वाबस्ता की और मोदी के दोबारा मुंतखब होने की आरज़ू की। असल ब्लंडर ये था कि उन्होंने मोदी पर एतमाद किया और डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत वाबस्ता की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ये सोच थी और सतही सोच थी कि अफ़गानिस्तान में ताउन के बदले में अमेरिका ज़ेरे एहसान है और वो इंडिया पर दबाव डालकर कश्मीर के हल पर इंडिया को आमादा कर लेगा। हालांकि अमेरिका का मंसूबा ये था कि तालिबान के साथ मामलात में ड्राइविंग सीट देकर पाकिस्तान को खुश करे और मशरिकी बॉर्डर पर इंडिया के हाँ में हाँ मिला दे और वहाँ पे उसको कंपनसेट करे। ब्लंडर अमेरिका से वापसी पर बंगड़े डालने का था, न कि अभिनंदन की वापसी ब्लंडर थी। क्योंकि जब जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर इमरान खान साहब ने जब डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की शिकायत लगा दी,
तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें नसीहतें शुरू कर दी। यहाँ इमरान खान साहब की आंखें खुल गईं और उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ क्या हाथ हो गया है। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने जनरल असम्बली के इजलास में एक जारहाना तकरीर करके अपनी खिब्बत मिटाने की कोशिश की। लेकिन हम सब जानते हैं कि तकरीरों से कुछ नहीं होता। अभी 1.5 साल होने को है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अवाम बदस्तूर मुहासरे में हैं और पाकिस्तानी झंडों में दफन होने वाले कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान इन 1.5 सालों में कुछ भी ना कर सका। हकीकत तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और शहरयार आफरीदी जैसे लोगों के सपुर्द करके ख़ुद इमरान खान साहब ने कश्मीर काज का वो हशर किया जो पेशावर के BRT का किया गया। यूँ अपोजिशन को पकड़ इस बात पर करनी चाहिए मकबूजा कश्मीर के मामले की गलत हैंडलिंग की, न कि अभिनंदन पर और या करतारपुर पे, जो कि दोनों पाकिस्तान के एक सफारती स्ट्रोक और चक्के के ज़मरे में शुमार होते हैं। ताहम ये जो बात बात पर शोर मचाकर गद्दार गद्दार का खेल खेला जा रहा है, इससे भी पाकिस्तान की झोली में कोई खैर नहीं आएगा। पाकिस्तान कोई PTI जैसी वक्ती और मसनूई इकाई नहीं है कि जो 2-3 बंदों के अहमकाना बयानात से बिखर जाएगा, खुदा न खास्ता खाकम बदहन। माजी में यहाँ पर बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात ने इस मुल्क को तोड़ने की साजिश की। सोवियत यूनियन साजिश करता रहा। इंडिया की तो रोज़ अव्वल से ये ख्वाहिश और साजिश और कोशिश रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ और न इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ होगा। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो बांग्लादेश बन गया है, वो अगर हमसे जुदा हुआ तो इसलिए हुआ कि हमने वहाँ पर शिद्दत के साथ गद्दारी का ये घिनौना खेल खेला और वहाँ के अवाम को उनके जायज़ सियासी और समाजी और जमहूरी हकूक़ देने से इनकार किया। इख्तलाफी और तनकीदी आवाज़ों से मुल्क नहीं टूटा करते, बल्कि इख्तलाफी और तनकीदी आवाज़ों से और खुले जहनों से और खुले मुबाहिसों से मुल्क मजबूत होते हैं। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। आज जर्नल और वज़रा रिटायर हो जाते हैं और अगले दिन किताब लिखकर अपनी रियासत का सब कुछ सामने ले आते हैं। ये जो हिलरी क्लिंटन की एक वीडियो है जिसको हम अपने हक़ में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने अमेरिका की गलतियों का एतराफ़ किया है, तो उसकी बुनियाद पे तो हिलरी क्लिंटन को गद्दार डिक्लेयर नहीं किया गया और वो वीडियो उनके ख़िलाफ़ कितना इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो जॉन बोल्टन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे, हाल ही में वो रिटायर हो गए और फ़ौरन किताब लिख डाली और उस किताब में जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया से मुतालिक, अफ़गानिस्तान से मुतालिक, यूरोप से मुतालिक और चीन से मुतालिक जो जो चीज़ें थी सब सामने रख दी और उनके अहमकाना हरकतों का सब कुछ तश्त-अज़बाम कर दिया। लेकिन जॉन बोल्टन के ख़िलाफ़ न तो गद्दारी का मुकदमा बना, न किसी ने वहाँ पे शोर मचाया कि इससे जो है अमेरिका टूट जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो अमेरिका में नोम चॉम्स्की जैसे लोग रहते हैं जो दर्जनों किताबें लिखकर अपनी रियासत को आलमी ख़राबियों का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं और उन्होंने अपने मुल्क को सबसे बड़ा टेररिस्ट साबित करने के लिए किताबें तक लिखी हैं। लेकिन ना तो नोम चॉम्स्की को किसी ने निकाला, न वो गद्दार करार पाए और न उनकी तहरीरों से अमेरिका टूट गया। ये हमने क्या मजाक बनाया हुआ है कि इंडियन मीडिया किसी के बयान को इशू बना दे तो हम गद्दार की आवाज़ें बुलंद करने शुरू कर देते हैं। अब पहली बात तो ये है कि इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है। हमें तो सिर्फ इंडियन मीडिया के उस ख़बर की ख़बर हो जाती है कि जो पाकिस्तान से मुतालिक हो, लेकिन क्या किसी ने गौर किया है कि ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर रोज़ाना कितने लीडरान अपने मुल्क और हुकूमत के बारे में इस तरह के ख़यालात का इजहार करते रहते हैं। इसी तरह तो पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा अजीत दोवल के एतराफ़ी बयानात को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अजीत दोवल तो इंडिया का गद्दार नहीं बना बल्कि हीरो है
और आज भी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये हम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि अपनी मुल्की सियासत का मुहार इंडियन मीडिया के हाथ में देने लगे हैं। हम अगर इंडियन मीडिया की वजह से अयाज सादिक के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस बनाएंगे तो क्या कल फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे? क्योंकि इंडियन मीडिया अयाज सादिक के बयान के मुकाबले में फवाद चौधरी के बयान को 1000 गुना ज़्यादा उछाल रहा है। हम अगर नवाज़ शरीफ के फ़ौज मुखालिफ बयान की वजह से उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का केस बनाएंगे तो इंडियन मीडिया कल इमरान ख़ान की फ़ौज मुखालिफ सैकड़ों बयानात को निकाल देगा। और उनकी तो तहरीरी किताब मौजूद है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी है और उसमें इससे 1000 गुना सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो फिर क्या हम इंडियन मीडिया के शोर व गौगा से इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे? इसी तरह कल अगर इंडियन ने अपनी सरज़मीन पर किए गए ख़ान साहब की तकरीरों को निकाल दिया और उनकी किताब मैं और मेरे पाकिस्तान पर प्रोग्राम शुरू किए तो फिर क्या होगा? क्या हम उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे? सबसे बड़ा मुजरिम तो इस लिहाज से परवेज़ मुशर्रफ करार पाएंगे जिन्होंने फ़ौजी वर्दी में रहकर और अफ़वाज पाकिस्तान का सरबराह होकर किताब लिखी और रियासती इदारों के मामलात से न सिर्फ पर्दा उठाया बल्कि बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान को आलमी सतह पर रसवा किया। तो फिर क्या परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा हम बनाएंगे? ये क्या मजाक बना रखा है हमने। ये एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इराक़ में किसी सियासी लीडर या सहाफ़ी ने सद्दाम हुसैन और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया था। वहाँ पे कोई ज़ुबान भी नहीं हिला सकता था सद्दाम हुसैन की हुकूमत या उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़। लेकिन ख़ुद सद्दाम के जाबिराना और अहमकाना हरकतों की वजह से इराक़ का ये हशर हुआ। इसी तरह शाम में हाफिज़ुल असद या बशारुल असद के ख़िलाफ़ असम्बली में तकारीर नहीं हुई थी और कोई उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं चला रहा था। वो कुछ और वजूहात थी कि जिनकी वजह से शाम खाना जंगी की तरफ चला गया। ये हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान को देख लीजिए। अफ़गानी आज भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और किसी लीडर ने कभी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तालिबान हो या फिर काबुल में बैठे हुए अफ़गानी, आप उनके सामने उनके मुल्क से मुतालिक कोई भी मनफी बात मुँह से निकालें तो वो मरने मारने पर उतर आते हैं। वो अपनी बल्कि किसी गलती को तस्लीम भी नहीं करते और अपनी मुसीबतों के लिए अफ़गानी दिन रात बाहर की दुनिया को इल्ज़ाम देते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की वजह से वहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। इख्तलाफी आवाज़ों और रियासती पॉलिसियों पर तनकीद की वजह से मुल्क टूटते तो अमेरिका, बरतानिया और यूरोप कब के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। हम देख रहे हैं कि वो ममालिक तो सलामत हैं और दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, इसलिए कि वो सोचने और अमल करने की मुकम्मल आज़ादी अपने लोगों को दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी तालिब इल्माना राय है तो इख्तलाफ से, इज्तिहादी जहन से, तनकीद के आज़ादाना माहौल से, मुकालमे के माहौल से मुल्क टूटा नहीं करते, मुल्क मजबूत होते हैं, अपनी गलतियों की इस्लाह होती है। लेकिन जहाँ पे जबर का निज़ाम हो, सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पे लोगों की आवाज़ों को बंद किया जाए, जहाँ पे लोगों को हुब्बुल वतनी के और गद्दारी के सर्टिफिकेट अता किए जाते तो उन मुल्कों का अंजाम अच्छा नहीं होता। और यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि वो लोग ज़्यादा शोर व गौगा कर रहे हैं और वो लोग पत्थर बरसा रहे हैं कि जो ख़ुद शीशों के घरों में बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। वो जो शायर ने कहा था कि मगज़ को बाग में जाने न दीजियो, मगज़ को बाग में जाने न दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा।